बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ आलम है और हम सब ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की वबा की दूसरी लहर बहुत ज़ोर शोर से आई हुई है। हॉस्पिटल्स में बहुत रश लगा हुआ है, आईसीयूज़ भरे हुए हैं और मुश्किल से जगह मिल पा रही है बाज़ औक़ात मरीज़ों को। हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर महजबी। डॉक्टर महजबी जो है वो गुज़िश्ता दिनों 3.5 महीने तक ये जो कोरोना का एक्सपो सेंटर में जो हॉस्पिटल है एचडीयू है उसके इंचार्ज थी और आजकल इनकी पोस्टिंग दोबारा से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची में हुई है, वहाँ ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। मैं चाहूँगा कि हम इनसे कुछ बुनियादी सवालात करें इनसे और लोगों को बता सकें। आजकल जो कोरोना के हवाले से लोगों में एक टेंशन सी है, परेशानी है, तो उन सवालों के जवाबात मैं चाहता हूँ कि हम इनसे पूछ कर आप तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। पहला सवाल ये है कि किसी भी आदमी को कौन सी अलामात हैं कि जब उसको कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवा लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उसको जो बुखार हो रहा है, जो भी अलामतें हैं, वो मुमकिना तौर पर कोरोना हो सकता है उसको। देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस आजकल पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक के तौर पे फैला हुआ है, लिहाजा पेंडेमिक जब कोई चीज़ होती है तो हमें उसका टेस्ट कराने में, अलर्ट होने में आम बीमारियों के मुकाबले में जल्दी करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि किसी को बुखार, खांसी, नज़ला, जिस्म में दर्द, सूंघने की हिस्स या जायका महसूस करने की हिस्स तब्दील हो जाना या मुकम्मल तौर पे चले जाना, इन तमाम चीज़ों में आप 24 घंटे अगर आपको इन अलामात को गुजर जाएं तो आप ज़रूर एहतियातन कोरोना का पीसीआर टेस्ट करा लीजिए और टेस्ट कराने में कोई खौफ महसूस ना करें। देखें, इसलिए कि अगर आपको ये अलामात अपने लिए मामूली भी महसूस हो रही हैं तो आप जिन लोगों में रहते हैं हो सकता है कि उनमें से किसी के लिए अलामात मामूली साबित ना हो, या उसने अगर आपसे खुदा न खास्ता इस बीमारी को ले लिया तो उसके लिए बीमारी मामूली साबित ना हो। जो अलामात मैंने बताई हैं मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। बुखार, चाहे तेज़ बुखार हो चाहे हल्का बुखार हो, नज़ला, खांसी, गले की ख़राबी, जिस्म में दर्द, सूंघने का और जायका महसूस करने की हिस्स का चले जाना या तब्दील हो जाना, 24 घंटे इन अलामात को गुजर जाएं तो आप मेहरबानी फरमा के कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या पेट ख़राब होना भी कोरोना की अलामत हो सकता है? पेट खराब होना भी कोरोना की अलामत बिल्कुल हो सकता है। आमतौर पे देखा यह गया है कि बुखार के साथ ही पेट की ख़राबी कोरोना की अलामत में से आती है। अगर आपको सिर्फ पेट की ख़राबी है तो चाहे तो आप फ़ौरन टेस्ट ना करवाएं। मिसाल के तौर पेट की ख़राबी को आप डायरिया ही कह रहे हैं। डायरिया, अगर आपको आम डायरिया ऐसा है कि वो आपका 1-2 दिन जो भी आप इलाज करते हैं उससे अगर डायरिया रिकवर हो गया है तो डायरिया को हम ऐसा साइन अभी नहीं लेंगे बग़ैर बुखार के कि आप फ़ौरन पीसीआर करा लें। नॉन रिस्पॉन्डिंग डायरिया या वो डायरिया जो आम ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उससे अगर फ़ायदा ना हो तो उसमें भी कराया जा सकता है एहतियातन, लेकिन बुखार एक ऐसी अलामत है जो कोविड डायरिया के साथ आमतौर पे मौजूद होगी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक आदमी अपने घर पे है, एक फैमिली है अपने घर पे, वो कोरोना से महफूज रहने के लिए एक तो ये है कि भाई मास्क पहने या बाहर ना निकले या अपने हाथों को धोए, ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई ग़िज़ा बताएं जो उसे कोरोना से महफूज रखने में और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। कोरोना से महफूज रहने के लिए तो जैसे आपने कहा, सबको मालूम है कि मास्क पहनना है, लोगों से फासले पे रहना है। जो महफूज फासला है वो आपको पता है कि 6 फीट की दूरी के ऊपर रहना है। तकरीबन जिससे भी आप खासकर घर से बाहर निकलें तो क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहा, जो भी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, दूध, दही, सब्जियां, फल, ये इस्तेमाल करें। अगर किसी दवा के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली दवाएं जिनमें विटामिन सी का बहुत रोल है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में, उन फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत रोल है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में। इंड्रॉप डी के नाम से इंजेक्शंस आते हैं, या कोई भी विटामिन डी के इंजेक्शंस या वो टैबलेट्स जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मौजूद हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिफाजत के लिए है तो विटामिन्स का ही रोल है। बाकी ये कि जब तक किसी को कोविड पॉजिटिव नहीं आया है उस वक्त तक सिवाय इसके कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली दवाओं के या ग़िज़ाओं के किसी किस्म की दवा की
प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि आम तौर पर ये तासुर है कि कोरोना एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस है कोरोना, तो वायरस का कॉमन मैन तो ये समझता है ना ये किसी दवा का असर नहीं होता। आपने एक्सपो सेंटर में तकरीबन कुछ 3.5 महीने रही हैं आप इंचार्ज उस पूरे अस्पताल की। इस दौरान में आपने सैकड़ों मरीज़ों को देखा होगा, उनको क्या है वहाँ पर, यानी क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको कौन सी दवाएं आप लोग देते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे करते रहे आप लोग? देखिए, करोना जो है वो बेसिकली जो करोना का जो थ्रेट है, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सीने का इन्फेक्शन कराता है और बड़ा तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, करोना अभी एक नई बीमारी है, इसमें दवाओं पे रिसर्च जारी है। और रिसर्च एक तो होती है कि मतलब आप उस पर स्टडी करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, दूसरा सेफ दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं और उनके जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो वही आपकी स्टडी और वही आपकी रिसर्च होती है, महफूज दवा इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ों के ऊपर और उनको महफूज तरीके से उनका फिर असर देखते हैं। बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो एंटीवायरल्स पहले से नॉन एंटीवायरल्स हैं। बहुत सी दवाएं कोरोना के दौरान ये साबित हुआ है कि चाहे वो बुनियादी तौर पे एंटीवायरल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वायरस के मल्टीप्लाई होने या फैलने के अंदर उनका रोल है कि वो किसी न किसी लेवल पे वायरस के मल्टीप्लिकेशन को यानी नए वायरस पैदा होने को या उस वायरस के मज़ीद ग्रो करने को ब्लॉक करती हैं। एंटीवायरल्स जो हमने इस्तेमाल की हैं एक्सपो सेंटर में भी और जो इस्तेमाल होती हैं, रेमडेसिविर बहुत इस्तेमाल की गई है। रेमडेसिविर नॉन एंटीवायरल है और जो है रेमडेसिविर का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है और एक सर्टेन स्टेज तक वायरस की मल्टीप्लिकेशन रोकने को बहुत दी गई है, वर्ल्ड वाइड दी गई है, पाकिस्तान में दी गई है और हमने रेमडेसिविर इस्तेमाल की है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन जो कि सबके इल्म में है, जो कि बहुत एंटीबायोटिक ऑफ कॉमन यूज़ है, मैक्रोलाइड ग्रुप से ये है। एजिथ्रोमाइसिन का हालांकि ये एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन कोविड वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकने में एक स्टेज के ऊपर एजिथ्रोमाइसिन का भी रोल है। इसके अलावा एवरमेक्टिन एक दवा है। एवरमेक्टिन बहुत पुरानी दवा है और जो है वो एंटी हेलमिंथ है ये दवा, लेकिन इसका भी कोविड वायरस के आरएनए मल्टीप्लिकेशन को हॉल्ट करने में रोल है। तो एवरमेक्टिन भी बहुत जगह दी जाती रही है और एवरमेक्टिन हमने भी यूज़ कराई है। मेन ये ड्रग इस्तेमाल की हैं। बाकी कोविड में मेनली क्या है, देखिए अच्छे एंटीकोगुलेट करते हैं कोविड में, क्योंकि जो कोविड वायरस है वो खून को जमाने का उसका इफ़ेक्ट है कि उसके खून में मौजूदगी के नतीजे में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। तो खून को पतला करने वाली दवाएं शुरू की जाती हैं उस मरीज़ को जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गया है। अच्छा, ऑक्सीजन किसी भी मोड ऑफ वेंटिलेशन और दूसरे प्रोनिंग यानी मरीज़ को औंधा लिटाना, ये कोविड की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ऑक्सीजन सपोर्ट, मरीज़ को औंधा लिटाना, खून पतला करने की दवा देना, एंटीवायरल देना और जो है बाकी जो मरीज़ के साथ में जिस तरह के अलामात है अलामाती दवाएं देना। और ये कि इफ़ नीडिड तो उसको नेबुलाइज कराना या चेस्ट फिजियोथेरेपी एज नीडिड। टोटल कोविड की ट्रीटमेंट यही हो रही है, साथ में फिर रिसर्च भी जारी है और ये कि जैसे जैसे साथ में अलामात होती हैं साथ में उनका इलाज किया जाता है। जैसे किसी को डायरिया होता है, किसी को कफ होता है, किसी को फीवर होता है। हम तो अपने आसपास से देख रहे हैं कि लोगों को कोरोना होता है, अलामत आती हैं, टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, उसके कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी नज़र में आपने सैकड़ों मरीज़ों को देखा, उनका इलाज किया, कौन से लोग वो हैं जिनकी जानों को ख़तरा है, जिनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जिनको बीमारी अगर हो जाएगी तो उनको बहरहाल इलाज उनका ज़रा मुश्किल से होगा, वो कौन से लोग हैं? देखिए, ज़्यादातर जिन लोगों को ख़तरा है वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, यानी जिनकी उम्र बहुत कम है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इत्तेफाक से देखने में आया कि जिनकी उम्र कम है यानी वो बच्चे, लेकिन बच्चों में ये वायरल जो है वो डिज़ीज़ ज़्यादा देखी नहीं गई है। अगर बच्चों की इम्यूनिटी कम है यानी बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एज है तो उनको भी बहुत रिस्क है। लेकिन इस वायरस में ज़्यादातर देखा गया है कि दूसरी एक्सट्रीम ऑफ एज यानी जितनी एडवांस एज है उसमें ज़्यादा रिस्क है। जिसकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी को और कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाली बीमारी है या कोई ऐसी दवाएं लेता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती हैं, कोई कैंसर की ट्रीटमेंट लेता है, कोई इस तरह की और बीमारी का इलाज करता है, उनको इस बीमारी के रिस्क ज़्यादा हैं। जिन लोगों का आपने जिक्र किया, हेल्दी लोगों को तो देखें वायरल है
तो उनकी इम्यूनिटी इसको क्लियर कर देती है वायरस को, लेकिन रिस्क ये है कि वो अगर ये वायरस किसी और को ट्रांसमिट कर देंगे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो उसी शख्स को फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अच्छा, एक सवाल लोग बार बार पूछते हैं कि क्या एक शख्स को अगर कोरोना हो चुका तो क्या उसको दोबारा भी कोरोना हो सकता है? जी, उसको बिल्कुल हो सकता है। देखें, चंद डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है। अभी कोरोना जो है वो एक नई डिज़ीज़ ही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखें जब कोई डिज़ीज़ का एक फेज़ आके चला जाता है तो उसके बाद जो सर्वाइवर्स होते हैं उस डिज़ीज़ के, जिनको हो चुकी होती है, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि उनमें एंटीबॉडी टाइटर बाद में डॉक्यूमेंट किया जाता है कि किस हद तक रह गया है और उसने लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड की है या फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन इम्यूनिटी प्रोवाइड की है। कोविड को तो देखें लास्ट ईयर दिसंबर में आया था, करेक्टली स्पीकिंग तो इसको हार्डली साल भी नहीं हुआ है या 1 साल हुआ है। तो 1 साल में तो ये डॉक्यूमेंट करना कि कोई डिज़ीज़ दोबारा होगी या नहीं होगी ये बहुत अर्ली है, लेकिन थियोरेटिकली अगर बात की जाए तो कोविड की इम्यूनिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, या मेरा ख्याल है कि फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन भी शायद नहीं हो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि कोविड री इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, जो री इन्फेक्शन जिन डिजीज़ में होता है आमतौर पे री इन्फेक्शन ज़्यादा सिवियर होता है, क्योंकि अब इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये एंटीजन आई है और जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम बन गया है, तो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, जिसको सिंपली इस तरह समझ लेना चाहिए कि अलामात शदीद आ सकती हैं। अच्छा, एक सवाल लोग ये पूछते हैं, बल्कि वालिदैन जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जब बच्चों को कोरोना होता ही नहीं है या बहुत कम हुआ है, बच्चों में शरह बात अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही कम है, तो फिर ये स्कूल बंद करने की क्या तुक बनती है? गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल क्यों बन रहे हैं? स्कूल तबाह हो रहे हैं, कारोबार ख़राब हो रहा है, मईशत का बड़ा बुरा हाल हो गया। जो लोग स्कूल इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, अब तो इंडस्ट्री कहलाती है स्कूल भी हमारे यहाँ। इस बारे में बताइए कि जब बच्चों में कोरोना बहुत कम हो रहा है और शरह अमवात भी ना होने के बराबर है, तो फिर हुकूमतें स्कूल बंद करने पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रही हैं? देखें, इसकी शायद एक से ज़्यादा वजूहात हैं। एक तो ये कि अभी जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि कोविड-19 को अभी साल भी नहीं हुआ है वर्ल्ड में ट्रूली एज अ डिज़ीज़ इंट्रोड्यूस हुए हुए। बुक्स में तो ये डिज़ीज़ मौजूद है ज़ाहिर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन जो है वो तो 1 साल हुआ है वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्नाइज हुए हुए। तो इट्स टू अर्ली टू से किसी भी वेव में ऐसा हो सकता है। देखिए, फर्स्ट वेव आई थी, ये सेकेंड है। फर्स्ट वेव में जो है वो बच्चे या कम उम्र अफराद ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए, लेकिन आपको नहीं पता कि किसी वेव में जो है ये बच्चों की तरफ भी खुदा न खास्ता ये डिज़ीज़ चली जाए। तो और किसी चीज़ जब आप कोई पेंडेमिक होता है या किसी डिज़ीज़ का आपको नहीं आउटकम पता होता है, तो सबसे प्रेशस होता है उसको तो आप हर हाल में बचाते हैं। तो स्कूल्स को बंद करने की एक वजह तो ये है कि कोविड किस तरह बिहेव करे, साल के बाद किस तरह बिहेव करे, ड्राइनेस के और विंटर के मंथ्स में या उन मंथ्स की पीक पे किस तरह बिहेव करे आपको नहीं पता। नंबर 2, जाहिर है कि बच्चों को इसलिए भी कि फिर आपको सबको बचाना है, तो घर से बाहर निकलने वाले जो भी अफराद हैं उनमें बच्चे बहुत हैं घर से बाहर निकलने वाले। फिर हम कहते हैं कि हमें बूढ़े लोगों का, एडवांस एज वाले लोगों का एक्सपोजर कम करना है, तो बच्चों को तो घर में रखना होगा, क्योंकि जितने लोग बाहर से जाएंगे और जितने लोग घर में आएंगे उतना सबका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो इसकी कई रीज़न्स हैं कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, क्योंकि अभी आपको डिज़ीज़ का बिहेवियर नहीं पता कि अगर इसने ब्रॉड एज क्राइटेरिया ले लिया तो उसके अंदर अगर बच्चे मुतासिर हो गए तो ज़ाहिर है फिर एक वर्ल्ड वाइड और नेशनल इंटरनेशनल बल्कि कैलेमिटी होगी। सामीन, एक चीज़ ये देखने में आई कोरोना के बाद के मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट, टेलीमेडिसिन जिसे कहते हैं हम, कि दूर से बैठ के इलाज, व्हाट्सएप, इसका भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल डॉक्टर्स मरीज़ों का इलाज करने के लिए। तो डॉक्टर महजबीन ने यहाँ से कराची से बैठकर इंडिया के किसी शहर में एक ख़ातून मरीज़ा का इलाज किया, कोरोना की मरीज़ा थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हुआ ये, आप ये तजर्बा बताइए हमारे लोगों को कि आपने कराची से बैठ के इंडिया तो काफ़ी मेडिकल में एडवांस है, तो क्या सिलसिला था, कैसे उस मरीज़ा से रब्ता हुआ, वो कौन थी और आपसे किसने रब्ता किया, फिर आपने क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया? देखें, वो ऐसा था कि मेरी एक कोलीग हैं हॉस्पिटल में, उनकी फैमिली में जो है इंडिया में उनकी फैमिली में कोविड किसी को हुआ और उनकी फैमिली में कोई डेथ हुई कोविड से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, निमोनिया के बाद। तो उसके बाद कई लोग फैमिली में फिर कोविड पॉजिटिव आ गए,
तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जब एक डेथ हो गई फैमिली में हॉस्पिटल जाके तो बहुत से ख़यालात होते हैं कि भाई हॉस्पिटल जाने में बहुत खौफ है और वहाँ पे हालात कोविड के बहुत ख़राब हैं और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो उनके ख़ानदान में कोई ज़ईफ़ खातून थी जिनको कोविड पॉजिटिव आ गया और भी कुछ यंग लोगों को भी आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना बस कुछ भी बता दें, कोई भी दवा बता दें, कोई भी इंजेक्शन बता दें, हम घर पे लगा लेंगे और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है कि पहले मैंने उनको ये इंसिस्ट किया कि उनको जाना चाहिए, लेकिन बस उनकी ये ज़िद थी कि नहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगी, तो जो है घर पे आप बता दें अगर उनको कुछ लेना हो। तो उनको ये हिदायत बता दी कि भाई पल्स ऑक्सीमीटर तो मंगा लें, पल्स ऑक्सीमीट्री तो अपनी मॉनिटर करती रहें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होती है तो हर हाल में जो है हॉस्पिटल जाना है, घर से तो इलाज नहीं हो सकता। और एक्सरे करवा लें, अगर एक्सरे के अंदर भी कुछ ऐसी अलामात आती हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो फिर हॉस्पिटल जाएगी। इत्तेफाक से उनकी ऑक्सीमेट्री और जो है एक्सरे ठीक था, तो उनको फिर जो है वो ट्रीटमेंट एडवाइस की। वो बेसिकली तो यही था, विटामिन सी उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड्रॉप डी का उन्होंने इंजेक्शन लिया जो उनके नाम का विटामिन डी जिस नाम से आता है वो इस्तेमाल किया, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स उनको दी और एजिथ्रोमाइसिन जो है उनको 500 मिलीग्राम की 5 दिन दी। उनका पीसीआर पॉजिटिव था। आइवरमेक्टिन की टैबलेट जो है, आइवरमेक्टिन की ट्रीटमेंट उनको दी, पीसीआर पॉजिटिव केस था वो। उनको जो है जो ड्यूरेशन है आइवरमेक्टिन का पीरियोडिकली दी जाती है वही उन्होंने इस्तेमाल किया और उनकी अलामात इसी से उनको जो है रिस्पॉन्स आ गया और उनको एस्कार्ड दी थी एस्पिरिन 75 मिलीग्राम की, वो 1 मंथ तक एडवाइस किया। उनकी घर पे रिकवरी हो गई, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी और ट्रीटमेंट की। 2 सवालात मैं आखिर में पूछना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि कोरोना के बाद जो आदमी कोरोना से मर्द या औरत सेहतमंद हो भी जाता है वो कमज़ोरी की बहुत शिकायत करता है। कुछ लोग खांसी की बहुत कहते हैं कि जी खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही और कमज़ोरी बहुत हो गई है, चला फिरा नहीं जा रहा। तो एक तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए और उस खांसी पे काबू पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए। दूसरा ये कि आप कोरोना में ज़ाहिर है एचडीयू के इंचार्ज भी रहीं वहाँ पर, तो ये बताइए कि एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेंटिलेटर पे गया वो गया, यानी वापस नहीं आएगा। वो एक अजीब व गरीब किस्म का एक वो फैल गया तसव्वुर लोगों में, और लोग बस वेंटिलेटर पे डालते हुए लोगों को डर रहे हैं कि अस्पताल भेजेंगे और वेंटिलेटर पर डाल देंगे डॉक्टर, फिर उसके बाद तो यकीनी मौत है। तो आपने तो सैकड़ों मरीज़ देखे, उनका इलाज किया, आप बताएं आपका तजर्बा कैसा है। एक तो ये है कि जी जो मरीज़ ठीक हो गया है उसको अब अपने आप को बेहतर करने के लिए, उसकी कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या करना है उसको, और खांसी कैसे उसकी कम होगी। और दूसरा है कि वेंटिलेटर के बारे में बताइए कि जो वेंटिलेटर पे जो मरीज़ जाते हैं उनकी फिर वापसी की शरह कैसी लगती है आपको, आपका तजर्बा क्या कहता है इस बारे में। देखिए, पहला सवाल तो ये कि कोविड के बाद जो अलामात रह जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि खांसी ही मरीज़ों को तंग करती है। ठीक है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। बहुत से मरीज़ों को जो है वो सी पैप या बाई पैप लगा होता है। ज़्यादातर मरीज़ों को ज़ाहिर उसमें जो सी पैप या बाई पैप होता है कि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन दी जाती है, तो एयरवेज ड्राई हो जाते हैं उससे। हालांकि वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो बहरहाल वो उसका फ़्लो इतना होता है कि उसमें ड्राइनेस हो जाती है, फिर वो उससे वीन आउट होते हैं, तो वो ड्राइनेस कुछ अरसे तक रह जाती है। तो एक तो खांसी की वो वजह होती है। इसीलिए हम जब मरीज़ डिस्चार्ज होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि वो भाप लें। ज़ाहिर है कि ड्राइनेस हो गई होती है, तो भाप लेने से वो एयर स्पेसेस जो हैं वो मॉइस्ट यानी गीली या नम हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग नमक डाल के लेना चाहते हैं या लौंग डाल के लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो इसके लिए भाप लेना है। ज़ाहिर है कफ़ सिरप का इसमें कोई रोल नहीं है, और कफ़ सिरप कब तक लिया जाएगा। हम मरीज़ों से कहते हैं कि खांसी हो सकता है कुछ अरसे रह जाए, उसकी ज़्यादातर वजह ये होती है किसी किस्म की ऑक्सीजन थेरेपी दी गई होती है। तो भाप लेना उसके लिए सबसे अच्छा है। और इसके अलावा आप कोई होम बेस्ड रेमेडी अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे कि हम शहद इस्तेमाल कर लेते हैं खांसी के लिए, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि शहद के ऊपर काली मिर्च डाल के वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक को थोड़ा सा जो है वो अदरक का जो छिलका होता है उसको तवे पे भून के और ज़रा सा पीस के शहद में मिला के, वो भी इस तरह की खांसी में जो किसी इन्फेक्शन के बाद रह जाती है बहुत फ़ायदा करता है। या कुछ नहीं तो आप सिंपली भाप ले लें और नमक डाल के लेना चाहें तो वो ले लें। इससे ज़्यादा पोस्ट कोविड कफ जो है उसके लिए यही बहुत है, 1 महीने शायद आपको भाप लेना पड़े, ये मसला हल हो जाता है।
दूसरे ये जो आपने बात की ये बिल्कुल सही है कि कोविड-19 में हम जो है वो पेशेंट्स को मुमकिन हद तक हम यही कोशिश करते हैं कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मैंने शुरू में भी नॉन इन्वेजिव का मतलब है जिसमें आपको ट्यूब नहीं डालनी, चाहे वो सिंपल फेस मास्क से ऑक्सीजन है या वह हाई फ्लो ऑक्सीजन है या सी पैप है या बाई पैप है। मैक्सिमम कोशिश करते हैं। देखिए कोविड में क्या होता है कि लंग्स में एक कुछ मेडिकल टर्म है लेकिन बहरहाल कभी कभी यूज़ करनी पड़ती है कि एटिलेक्टेसिस होता है, यानी जो एयर स्पेसेस होती हैं वो कोलैप्स करती हैं, यानी फेफड़ा बंद होने लगता है। ये जो मैंने कहा कि पेशेंट को औंधा लिटाते हैं, प्रोनिंग करते हैं, इस पोजीशन के अंदर फेफड़ा बंद होने से रुकता है, यानी प्रोनिंग इसलिए कराते हैं। अगर कोई पेशेंट औंधा ना लेटना चाहे तो कम से कम करवट से लिटाते हैं, क्योंकि ये वो पोजीशंस हैं जिनमें एयर स्पेसेस खुली रहती हैं और ऑक्सीजनेशन होती है। इनके साथ हम सी पैप या बाई पैप देते हैं जो पॉजिटिव प्रेशर के साथ जो है वो ऑक्सीजन लंग को प्रोवाइड करती हैं कि फेफड़ा खुला रहता है। जब खुला रहता है तो फिर आप एंटीवायरल देते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं कि वो जहाँ जो वायरस है जो इस फेफड़े को बंद कर रहा है उसके अगेंस्ट आप दवा भी दे रहे हैं और फेफड़े को आप खोल के रखने की मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, यानी या वो औंधा लेटा है या आप पॉजिटिव प्रेशर से उसको वेंटिलेट कर रहे हैं। इस तक आउटकम जो है वो अच्छा रहता है। देखिए कुछ हद तक ये बात सही है क्योंकि वेंटिलेट जब ट्यूब डलती है या वेंटिलेट होता है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, उस पर मरीज़ सीधा लेटता है, उस पे मरीज़ को कंट्रोल्ड वेंटिलेशन ख़ुद दी जाती है, वो ज़ाहिर है कि सिडेट होता है यानी सुलाया गया होता है, तो अब वह ना हाथ हिलाता है ना पाँव हिलाता है। इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेटे लेटे कहीं ना कहीं का उसको इन्फेक्शन होता है, उसको कैथेटर डला होता है, उसको कैनुलास डले होते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो वेंटिलेटर से रिलेटेड इन्फेक्शन को और बढ़ाती हैं और आउटकम अच्छा नहीं होता। खैर हमारे मरीज़ मतलब ये कोई 100% रूल नहीं है कि जो वेंटिलेटर पे जाएगा खुदा न खास्ता ऐसा ही है कि वो एक्सपायर ही होगा। बहुत से ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं जिनको वेंटिलेट करके हमने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया था और वेंटिलेटर से आउट भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल मैक्सिमम कोशिश यही की जाती है कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से काम चल जाए, क्योंकि वेंटिलेटर के साथ में एसोसिएटेड इन्फेक्शंस और कंडीशंस इतनी आती हैं कि वो भी फिर आउटकम को वर्स करती हैं। अच्छा, वो सवाल रह गया कि अगर कमज़ोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उस कमज़ोरी को बहाल करने के लिए क्या करे मरीज़। और एक छोटा सा सवाल ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसकी रीडिंग कितनी आए, यानी सैचुरेशन लेवल कितना ड्रॉप हो जाए कि फिर मरीज़ को घर पे नहीं रहना चाहिए, उसे किसी न किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सबको जानना ज़रूरी है कि पल्स ऑक्सीमीटर पे 94% से कम जिसकी सैचुरेशन है उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, 94 आपकी आ रही है तो आप केयरफुल रहें और घर पे रहें, लेकिन 94 एक बॉर्डर है। 94 आ रही है तो आप अलर्ट रहें कि आपकी 94 आ गई है। 94 से नीचे तो आपका जाना ही जाना है। ये तो 95 और प्लस हैं जो घर पे रह सकते हैं। दूसरे ऑक्सीमेट्री में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसको सस्टेन्ड रीडिंग को देखें। मिसाल के तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई या मैं पैदल चल के आई या मैं ऊपर वाली मंजिल से उतर के आई, अब मैंने लगाया और मैं कहूँ ये तो 91 आ रही, ऐसा नहीं है। वो तो हो सकता है कि आए आपकी सस्टेंड, यानी आप आराम से बैठे, अगर चल के आए तो आप बैठ जाएं आराम से, 5 मिनट 10 मिनट इंतज़ार कर लें, अब आप लगाएं। उस पर भी आप देखिए कि नंबर्स चेंज होंगे, कि वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, नंबर्स चेंज होंगे, फिर एक सस्टेंड रीडिंग आ गई जो मौजूद रहेगी। वो जो रीडिंग मौजूद है कुछ देर देख लें, वो आपकी रीडिंग है, वो 95 और 95 प्लस होनी चाहिए तो बहुत अच्छा है। 94 है तो आप अलर्ट रहें और 94 से नीचे भले 93 है आपको हॉस्पिटल जाना है। दूसरी ये कमज़ोरी वाली बात देखें, कोई सा भी भले वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजुअल हो, कोई भी हो, जो इन्फेक्शन कंसिडरेबल इन्फेक्शन जो होता है उसके बाद वीकनेस रहती है, हॉस्पिटल एडमिशन की वीकनेस होती है, मेडिकेशन लेने के बाद एक बॉडी का सिस्टम मुतासिर होता है, उसमें अपनी डाइट को अच्छा करें। कोविड के बाद कोई डाइट ऐसी नहीं है कि आप ये खाना बंद कर दें, आपकी जो नॉर्मल डाइट है वो लें। कोविड के दौरान तो इसलिए कि ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सी अलामात ऐसी होती हैं, बुखार होता है, खांसी होती है कि मरीज़ कुछ नहीं खाना चाह रहा, तो जो आपको सही लगे, जब आप रिकवर हो गए तो अपनी डाइट को अच्छा करें। अपनी डाइट में जो है कैल्शियम का इस्तेमाल करें, यानी दूध का, दही का, अंडे का, पानी ज़्यादा पिएँ। एक मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम विटामिन डी कंटेनिंग टैबलेट आप कोविड के बाद 1 महीना लेते रहें। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगी कि आप विटामिन सी ले लें 500 मिलीग्राम,
कैल्शियम विटामिन डी कंबाइन कंटेनिंग टैबलेट्स जो है उसका इस्तेमाल करें। ये 2 बहुत हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 2 दवाएं लेना डेली, उस पर अगर आप एक मल्टीविटामिन ऐड कर लेते हैं तो ठीक है, ना भी करें तो कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन सी आप 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। यह रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।